नमस्कार साथियों, पर्याय स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस प्लेलिस्ट में ये तैयार करने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे और 100 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इनमें पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें और इनमें से 5 क्वेश्चन आने की गारंटी है। ये 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं हमारे पीसीएस एग्ज़ाम में या फिर बीईओ और आरओ के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और ये पेड क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मतलब मधुमक्खियों के जैसे हैं यूरोपियन। ये हमारे मीर जाफ़र ने, मीर कासिम ने, नजमुद्दौला और अलवर्दी। तो इसका आंसर ये है अलवर्दी ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आई थी, ठीक है ना। ये जब चाणक्य ने अगस्त 1690 में सूतातानी में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की, जिसमें ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ी। बर्दवान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह ने विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने सन 1696 में अपनी नई कोठी को किलेबंदी की अनुमति मिल गई और इंग्लैंड के सम्राट सम्मान में इस किलेबंदी के प्रतिष्ठान के रूप में फोर्ट विलियम, इसका नाम क्या रख दिया? फोर्ट विलियम रख दिया 1700 ईस्वी में, ठीक है। आयल्स ने इसका चार्ल्स आयल्स इसका प्रथम प्रेसिडेंट हुआ और उसने 1700 में से पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया था, जो सन 74 से 11 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुआ था 1797 ईस्वी में हुआ था अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर। अलीनगर 9 फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला ये था और अंग्रेज़ों की तरफ से था क्लाइव, इन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी असंगत ही है, परंतु इसकी उस व्यवस्था पर भाग है जहां कुछ असंगत हैं। तो इसमें ये जीवी मैकाले ने इस बारे में कहा था कंपनी के लिए। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की है कि यह एक असंगत है, परंतु इसका उस अवस्था में से भरा है जहां कुछ ही असंगत है। भारतीय दंड संहिता पांडुलिपि मैकाले ने ही लिखी थी। ये जो भारतीय दंड संहिता है, ये पांडुलिपि में ये एक्स्ट्रा जानकारी है। अब देखते हैं इसमें कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियाँ क्या थी। पॉलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द इंडिजियस किंगडम, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। इसको देखते हैं, इसको सही सुमेलित करते हैं। सूरत की संधि कब हुई थी? 1975 में हुई थी। मद्रास की संधि 1775 में, सूरत की संधि और मद्रास की संधि 1769 में और बसीन की संधि, यही क्रम है, ये सीक्वेंस है 75, 69, 1802 और 86, ठीक है। सबसे पहले सूरत की ये सीक्वेंस आ जाता है कई बार, ठीक है। और ये पेड क्वेश्चन है, सूरत की 1775 और मद्रास की 1769 और बसीन की संधि 1802 और लाहौर की संधि 1846, ठीक है। ये इसके समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की संधि, अमृतसर की संधि, सालाबाई की संधि और मंगलौर की संधि, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सालाबाई की संधि, ठीक है। दिए गए घटना कालक्रम में इसमें इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में, फिर सालाबाई की हुई है, ठीक, फिर मंगलौर के 1784 और अमृतसर की संधि 1809 में हुई है, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि सबसे पहले, फिर सालाबाई की, फिर मंगलौर की, फिर अमृतसर की संधि हुई है।
चलिए, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य जिसने लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत बेकार लोग थे, वेलेज़ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर, इसमें देखिए बी हैदराबाद में, जिसमें लॉर्ड ये वेलेज़ली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर की। लॉर्ड वेलेज़ली समाजवादी विचारधारा का था और इसमें ये जो संधि हुई थी पहली भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध के अधीन होंगी, और दूसरा इसमें था संधि में बड़े राज अंग्रेज़ों के अधीन एक सेना रखेंगे, ठीक है ना, बड़े जो भी राज होंगे वो अपने राज्य में अंग्रेज़ों के अधीन एक सेना रखेंगे। राज कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को यहाँ नौकरी नहीं देंगे, ठीक है, ये उनकी शर्तें थी संधि की। कंपनी राज्यों के प्रत्येक शत्रु की रक्षा करेगी जो भी वहाँ उनके विरोधी होंगे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसला, सिंधिया, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर और हैदराबाद के निजाम, जिन्होंने 1798 लॉर्ड ये वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। इतने लोग थे जिन्होंने वेलेज़ली की अधीनता स्वीकार की थी और उन्होंने संधि करी थी, ठीक है। इसको थोड़ा एडिट कर दो। अगला है उत्तर पश्चिम प्रांत के अवध का एकीकरण हुआ था, तो ये हुआ था 1877 में। 1877 में यानी कि 1856 ईस्वी में अवध के चीफ कमिश्नर के आने के पश्चात ये 1870 में से उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला लिया गया और उत्तर पश्चिम प्रांत अवध के नाम से जाना जाने लगा। और डलहौजी, ये अगला क्वेश्चन है, डलहौजी से पहले हड़प नीति को निम्नलिखित में किस बार लागू किया गया? तो डलहौजी से पहले हड़प नीति को 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के लिए राज्यों को लागू कर दिया था और 1839 में मांडवी पर, 1840 कोलाबा एवं जालौर पर तथा 1842 ईस्वी में सूरत पर हड़प लागू किया था तथा इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। चलिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? उस समय अंग्रेजी शासन था, तो इसमें उस समय लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के समय अंग्रेज द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलताएं इस प्रकार हैं। द्वितीय आंकल सिख युद्ध, पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया 1849 में, और महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा कि सिखों ने युद्ध मांगा, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। अगला था इसमें लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया था। ये कब? 1850 ईस्वी में। और लोहर वर्मा और पीगू ब्रिटिश साम्राज्य के विलय डलहौजी के समय 1852 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? एक्सब्ला चैपल की संधि, लॉ बोर्नर्स द्वारा मद्रास का अधिकार, डुप्ले के पदच्युत, तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और ये वाला हो जाएगा इसमें 4th, ठीक है, ए का 4, इसमें ए का 4 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका देखो एक्सप्लेनेशन करते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सला चैपल की संधि 1748 में, लॉ बोर्नसी द्वारा मद्रास पर अधिकार 1786 में, डुप्ले को पद से हटाया गया था 1754 ईस्वी में।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, उनके समय अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा बी। सबसे पहले पंजाब का विलय, इसके बाद में होगा सिक्किम का विलय, इसके बाद में होगा बर्मा का विलय और इसके तदुपरांत होगा झांसी का विलय। ठीक है, इन घटनाओं को इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, 1850 में हुआ था इसका पंजाब का विलय, पंजाब का हुआ 49 में, सिक्किम का हुआ 50 में और बर्मा का हुआ 52 में और झांसी का हुआ 1853 में। ये सभी 53 मतलब 49, 50, 52, 53 ये इनका सीक्वेंस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें सी आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2। पहला तो हो गया 17, तीसरा हो गया, ये क्या है साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरा हो गया इसमें 1, 3, 4 उदयपुर और झांसी। ठीक है, डलहौजी द्वारा अपनाई गई विलय के सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम सतारा को 48 में और जयपुर और संबलगढ़ 1849, फिर बघाट 1850, फिर उदयपुर 1852, फिर झांसी 1853, नागपुर 1854। ये सीक्वेंस सीधा एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, भारत में सर जॉन शोर की नीति किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तो गैर हस्तक्षेप की नीति। भारत के सर जॉन शोर की नीति को गैर हस्तक्षेप के नाम से जाना जाता है। और लॉरेंस का समय कुशल एवं आक्रामक शानदार निष्क्रियता एवं लॉर्ड कर्जन के संबंध में तुष्टिकरण करता है। और 1905 में बंगाल विभाजन द्वारा हिंदू मुस्लिम संबंधों की में दरार पैदा कर दिया था और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में उस समय जब धार्मिक आधार पर निर्वाचन किया गया तो उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो इन्होंने जो है सांप्रदायिक निर्वाचन शुरुआत करी थी भारत में। निम्नलिखित में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने नहीं कही थी? इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। सहायक संधि प्रणाली गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में हैदराबाद 1798 से लेकर 1800 और मैसूर 1799 और तंजौर है 1799, अवध है 1801, पेशवा है 1802, बरार के भोंसले 1803, सिंधिया 1800, सिंधिया ग्वालियर ठीक 1804 और जोधपुर जयपुर मछेरी बूंदी और भरतपुर आदि इंदौर के होलकर साम्राज्य की संधि को स्वीकार इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ईस्ट इंडिया कंपनी की गद्दी से उतार दिया गया इनको। ये सी नंबर पे होगा 1856 ईस्वी में। कौन? अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी गद्दी से हटा दिया था उनकी राज्य से। ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड डलहौजी था। उस समय 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया और अवध विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था अवध का। ठीक है ना। और इसी अवध राज्य के ऊपर कहा जैसे चाहा वैसे अंग्रेजी शासन ने इनका शोषण किया, जैसे चाहा उस हिसाब से उन्होंने राज किया था। तो वह भारत का अवध राज्य ही था जिस पर उन्होंने मनमाने तरीके से इसका दोहन किया। ठीक है। अवध को ब्रिटिश रेजिडेंट था। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो उस समय जेम्स आउटम, ठीक है, ये हो गया इसका 1854 में कर्नल स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउटम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाया गया था। आउटम से अवध के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया और इसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज में इसको जो है शामिल कर लिया गया। ठीक है। इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि इनका शासन सही से नहीं चल रहा है, कुशासन का आरोप लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1802 में पेशवा की बसई की
अप्रतिष्ठित सहायक संधि का हस्ताक्षर किससे पराजित होने के बाद में किए थे? तो ये नागपुर के भोंसले से पराजित होकर सॉरी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर से। ठीक है, इंदौर के होलकर से पराजित होकर के इन्होंने ये स्वीकार किया था। इसमें से बसई की संधि मराठा प्रदेश के राजाओं के आपस में जो संघर्ष चल रहे थे उनमें पूना के निकट हादसपुर स्थान पर बाजीराव द्वितीय को होलकर ने पराजित किया, जिसके फलस्वरूप 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव को बसीन संधि करनी पड़ी, बसीन की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? तो वो था अवध, जो कि हड़पा नहीं गया था हड़प नीति के अंतर्गत। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। फर्स्ट नंबर पर किया था सतारा का 1848 में, दूसरे नंबर पर किया था जयपुर का, तीसरे नंबर पर किया था संबलपुर का, फिर बघाट का किया, फिर उदयपुर का किया, झांसी का किया और अंत में किया था नागपुर का। ठीक है, अवध का विलय तत्काल नवाब वाजिद अली शायान डलहौजी के कुशासन के आरोप से उसको हटा दिया गया था। ठीक है, कुशासन का राजपूत राज्य करौली 1855 के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं सतारा, ये संबलपुर, सतारा, अवधपुर, झांसी। ठीक है, तो सतारा हो गया 1848। ठीक है, बी का 1 और झांसी हो जाएगा 1853 और ये देखिए बी इसमें मिल जाएगा, ए का 2 है ना, यानी कि ए का हो गया 1849 संबलपुर और बी का हो गया 1। ठीक है, सतारा का 48 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 4, अवध का 1856, झांसी 1853। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंग्ल मराठा के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें थे एम हर्ट था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्ट था, जो प्रथम आंग्ल बर्मा 1824 और 1826 ईस्वी तक चला, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने रंगून अब यंगून पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, चलिए अब आ गए हैं हम लोग ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। उस समय के राजस्व कैसे थे? स्थायी बंदोबस्त पर क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त का। जब एक्सप्लेनेशन में से क्या है, अगर कभी कभी तो सीधे क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ से नहीं आएगा तो 100% एक्सप्लेनेशन से तो क्वेश्चन आना ही है। ठीक है ना, तो आप ये पूरे वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। बंगाल गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने के समय में सर जॉन शॉ ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके पद्धति की रूपरेखा सामने रखी, जो 22 मार्च और 1793 को बंदोबस्त और इस्तमरारी और जागीरदारी का विस्वीदारी के रूप में हुई। और कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया था। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान थे। जमींदार को अपने क्षेत्र की ज़मीनों का स्वामित्व दे दिया। जमींदारों से दिया जाने वाला भूमि कर स्थायी रूप से निम्न कर दिया गया। भूमि कर का 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था, भाग जमींदारों को प्राप्त होता था। यदि किसी कारण किसी वर्ष जमींदार उक्त कर नहीं देता था तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए सुव्यवस्था के समय के कर न चुकाने की अंतिम तिथि के बाद उसकी सीमा समाप्त कर दी जाती थी और स्थायी बंदोबस्त अधिकारी और जमींदारी स्थायी रूप से दे दी जाती, उसकी मतलब ज़मीन भी ले लिया करते थे लोग। निम्नलिखित में कौन सा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था नहीं थी?
तो वो नहीं थी डी। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। ठीक है, किसानों के हित के लिए कहाँ वो काम करते थे, अंग्रेज़ तो किसानों के शोषण, देश का शोषण करने आए थे, तो उनसे मतलब हित की बात कहाँ से की जा सकती है। तो बहुत दुष्ट थे और उन्होंने देश के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ उन्होंने शोषण किया है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने के मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था। स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो था स्थायी बंदोबस्त। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 में बंगाल की लगान व्यवस्था में 1765 से ही अंग्रेज़ों के लिए एक समस्या बनी हुई है, और तथा जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी यह समस्या विद्यमान थी। उसमें लगान व्यवस्था को लेकर के कई समस्याएं विद्यमान थी। यथा लगान किससे वसूल किया जाए, भूमि का मालिक किसे माना जाए, लगान कितने दिनों के लिए निर्धारित किया जाए। इन विद्यमान समस्याओं पर ध्यानपूर्व विचार अलग थे। जॉन शॉ जमींदारों को भूपद स्वीकार कर पक्ष में लेकर के जेम्स ग्रांट का विचार जॉन और कॉर्नवालिस ने अलग थी। उसके अनुसार समस्त भूमि सरकार की है और राजस्व को राशि को लेकर जेम्स ग्रांट के अनुसार से जॉन शॉ व कॉर्नवालिस से अलग थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आर.सी. दत्त के क्या विचार थे। तो उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन, आर.सी. दत्त ने इसका पूर्ण समर्थन किया था। ठीक है ना। आर.सी. दत्त ने इसका पूर्ण समर्थन किया। अंग्रेजों द्वारा किया गया ऐसा कार्य है कि जिससे भारतीय को आर्थिक हित को सर्वाधिक रक्षा हुई और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ, तो उन्होंने ये बुक में भी लिखा है। ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था फिलिप फ्रांसिस ने। इसने फिलिप फ्रांसिस ने किया था। 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य कौन थे। तो वो थे वित्त सदस्य एंटिनो पी मैकडोनल। ठीक है। अब आ जाते हैं रैयतवाड़ी में। भारत में अंग्रेज़ों के राजस्व शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में होने के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है टॉमस मुनरो को। ठीक है। अगला देखते हैं, सन 1802 में मद्रास तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किया था। ठीक है, ये याद रखना, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी और कहाँ किया था, दक्षिण भारत के मद्रास में। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, असम कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अनुसार सीधे रैयतों से कर की वसूली की जाती थी, सीधे सीधे। ठीक है ना, बीच में कोई नहीं होता था, ना जमींदार होते थे ना कोई होता था, सीधे सीधे रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर लिया जाता था, डायरेक्ट। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है इसमें। तो एक सूची में इधर देख लेते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। जोनाथन डंकन, ठीक है, ये बनारस का स्थायी बंदोबस्त था। टॉमस मुनरो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। कॉर्नवालिस ये बंगाल का स्थायी बंदोबस्त था। और हॉल्ट मैकेंजी ये महालवाड़ी बंदोबस्त था। जोनाथन डंकन ये था बनारस का स्थायी, मुनरो रैयतवाड़ी का, कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, और हॉल्ट मैकेंजी महालवाड़ी। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये पेट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों की कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे। तो ये किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अलग अलग किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार कौन था। तो सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स के संबंध में सुधार वर्णन पर कॉर्नवालिस संहिता है कि शक्ति का पृथक्करण पर किस पर लिखी थी, जिसमें प्राप्त होता है। संहिता के निर्माण में सर विलियम जोन्स जॉर्ज बर्लो एक महत्वपूर्ण इनका योगदान माना जाता है। चलिए, अब अगला है इसमें भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति है वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था वार्षिक प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण था। तो वह था कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने की हेस्टिंग्स की अक्षमता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वायसराय ने निम्नलिखित किस काल में इंडियन
पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया था, तो वो किया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था सिविल प्रोसीजर कोड को। एक मिनट। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 48 और 58 से 62 ईस्वी के कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता और सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी प्रक्रिया, भूमि से संबंधित क्रिमिनल यानी कि डकैती मारकूट से संबंधित प्रोसीजर कोड दंड संहिता पारित किए थे। इसी समय भारत इंडियन कोर्ट एक्ट द्वारा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एक उच्च न्यायालय की स्थापना की और कैनिंग के समय में 1861 के समय में परिषद अधिनियम पारित हुआ और लॉर्ड मेयो 1869 और 1872 के समय में भारत की सर्वप्रथम जनगणना कराई गई और लॉर्ड लिटन 1876-1880 के समय में स्टैच्यूटोरियल आयोग की नियुक्ति, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ये सब उसी समय कराया गया था। क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था, तो ये हुआ था 1871 में। भारत के क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट प्रथम ब्रिटिश शासन ये कब 12 अक्टूबर 1871 में अधिनियमित हुआ था। यह अधिनियमित भारत के सर्वप्रथम लागू किया गया, जिसे बंगाल 1876 में तथा 1911 मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया। तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले, भूमि राजस्व वसूल करने वाले व्यवस्था कार्यकाल प्रारंभ किसने किया था? ये हेस्टिंग ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर भू राजस्व देने वालों में ये प्रक्रिया शुरू करी थी। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी वारेन हेस्टिंग ने इसे अधिक संग्रहण करने वाली बोली 5 वर्ष के नीलाम कर दिए और 5 वर्षीय ठेके पर ये ठेकेदारी व्यवस्था इन्होंने वारेन हेस्टिंग ने शुरू करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण ही 1/3 बंगाल वनचरों के निवास का जंगल में परिवर्तित हो गए हैं? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश भारत के सैन्य बल का केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत है? तो इसको फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन इसका 40% ही माना जाता है। ठीक है, इसको आयोगों ने भी 40% ही माना है। अगला आ जाइए, ये पूरा जो भी ये वीडियो है पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित है, ये ध्यान रखें। इसमें करीब मैं 100 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ब्रिटिश शासन भारत का इसका सरकारी प्रभाव क्या था? भारत की धन निकासी प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा पार्लियामेंट में विवाद में हिस्सा लिया गया था? तो वो थे दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं, इसमें दिया रहेगा। तो इसका आंसर बी हो जाता है, जिसमें आंसर भी हो जाएगा। ब्रिटिश काल के ब्रिटिश आर्थिक नीति के समझने के लिए प्रथम व्यक्ति दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन द्वारा निर्यात किया गया था, जिसके लिए भारत का कोई भी वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता है। भारत का प्रथम छापाखाना निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था गोवा में। सबसे पहले छापाखाना है कि नोटों की छपाई, भारत में प्रथम छापाखाना 1556 पुर्तगालियों ने गोवा में छपवाया था। उन्होंने अपनी निजी कार्य के लिए छपाई शुरू करी थी, उन्होंने कुछ अपनी बाइबल वगैरह उसकी प्रतियाँ छापी थी और साथ में वहीं से ये छपाई का काम शुरू हुआ। गौरतलब है जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने 1439 में प्रिंटिंग का आविष्कार किया था। उसका जब जर्मनी के मेरी नामक स्थान से हुआ, इसके बाद में ये कला पहुंच गई आपकी यूरोपी तो मतलब यही करते रहते थे इधर से उधर। तो
फिर इसके बाद में भारत में ये 1556 में आ गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कथन और कारण का है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व को अलग अलग व्यवस्था लागू करी थी। इससे भारतीय किसानों, इसका कारण हो जाएगा भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग दिए गए थे। तो इसमें ये दोनों बातें सही हैं कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा वो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल विकास एक हथकड़ी है? तो ये कहा था सहचर ने। सर 1885 में सहचर नामक समाचार पत्र में कहा गया था, अपने एक अंक लिखा हुआ था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। और डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 में प्रथम रेल लाइन बम्बई से थाड़े तक बिछाई गई थी और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य को रेलवे लाइनों के सूत्र में बांधकर एक कर दिया गया था। और भारतीय सुरक्षा के लिए और आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सामरिक महत्व की लाइनों को बिछाई गई थी। इस परियोजना को विस्तृत रूप रेखा डलहौजी द्वारा अपने प्रसिद्ध रेलवे पत्र में दी गई थी और भारत में भावी प्रसार का यही आधार बना। और 1865 में सर अर्नाल्ड ने लिखा कि रेलवे भारत में वह कार्य करने में समर्थ होगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया है, न कि टीपू ने अपने अत्याचार द्वारा करने में सफल हुआ। भारत को एक राष्ट्र बना देगी। अगला है, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो भारत में रेल मार्ग जब प्रचलित किया गया तो उनका उद्देश्य था कृषि वाले क्षेत्रों में बाजार तक जोड़ना। वहाँ से जो कृषि क्षेत्र है वहाँ से फसल को लेकर के बाजार में ऊंचे दामों में बेचने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों का। पहली बार भारतवर्ष के औसत प्रति व्यक्ति का आय सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम 1868 में भारत को प्रति व्यक्ति आय की सांख्यिकीय अनुमान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत करी थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर राव ने ब्रिटिश के संयुक्त अनुमान मिलते हैं और उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, विलियम डीवी 1899 और डिंडले सिराज 1911 और 1922, 1931 शाह एवं खंबा 1931 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राव ने 1925 और उनकी किताब RCE ने 1940 तक, इसी बीच में उन्होंने। चलिए अगला है, भारतीय सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा हुआ रेलवे, बैंकिंग और बीमा तथा जहाजरानी। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ था। चलिए तो अब यहीं तक इतनी वीडियो रखते फिर ज़्यादा लोग हो जाएगा। अगले में हम ये कितने क्वेश्चन हैं, करीब 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। नमस्कार।